हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि मेथड ऑफ चार्जिंग, कि एक बॉडी को हम लोग कितनी तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पढ़ने वाले हैं सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द चार्जिंग, इस चार्जिंग से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। और तीसरी बात यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज डेंसिटी क्या होती है और इसके टाइप्स कुछ, और उसके बाद हम लोग चार्ज में और मास में कंपैरिजन देखेंगे। तो आज हम लोग ये 4 पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं मेनली। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो माय नेम इज इमरान अंसारी और ये रहा आपका ब्यूटीफुल सा चैनल दिमागी क्लासेस। तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सबसे नंबर 1 पे, नंबर 1 फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, आवेशन की विधियाँ, है ना, कि किसी बॉडी को हम लोग कितनी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो जनरली पहले हमें इनके नाम बता देता हूँ, उसके बाद एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बॉडी को हम लोग 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। नंबर 1 पहला होता है बाई फ्रिक्शन, सेकेंड इज बाई कंडक्शन, और थर्ड इज बाई इंडक्शन, है ना। 3 आपके तरीके हैं। तो पहला आपका हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे घर्षण द्वारा, और सेकंड इज चालन द्वारा, और थर्ड इज प्रेरण द्वारा। ये लेक्चर आपका हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम भी चलेगा, दोनों में। चलिए, तो यहाँ पे घर्षण द्वारा, इसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं बाई टचिंग भी बोल सकते हैं, बाई टचिंग, है ना, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं बाई टचिंग, और इसको कह सकते हैं बाई अनटचिंग, मतलब बिना उसको छुए भी, बिना उसको टच करे भी हम लोग उसके ऊपर चार्ज डेवलप कर सकते हैं, है ना। एक तो टच करके मतलब बाई फ्रिक्शन, और दूसरा बाई कंडक्शन, और तीसरा बाई इंडक्शन। इसको हम टचिंग भी बोल सकते हैं, मतलब उसको टच करा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं उस चीज़ की। और दूसरी बात क्या होता है, यह भी टचिंग के द्वारा, और वो अनटचिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लो आपके पास 2 बॉडीज हैं, कोई से भी 2 बॉडीज ले सकते हो। मान लो ये कोई एक फर्स्ट बॉडी है इस तरीके से, और एक कोई सेकंड बॉडी है। मान लो ये है आपके पास, ये आपके सेकंड बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी। अब क्या हुआ है कि ये वाली जो कहानी है वो कब की है, बिफोर रबिंग की है। बिफोर रबिंग का मतलब क्या हो गया, रगड़ने से पहले की कहानी, रगड़ने से पहले। ये भी आपकी मान लो, ये भी आपकी जो बॉडी है वो न्यूट्रल है, और ये भी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। उदासीन ये भी है, उदासीन ये भी है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों बॉडीज को ऐसे पकड़ो और आपस में क्या करा दो, रब। जैसे ये 2 बॉडीज हैं, इसको पकड़ो और ऐसे आपस में रब कर दो। तो रब करने के बाद क्या होगा, तो आपस में ऐसे रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद क्या होगा कि एक बॉडी को यहाँ रख दिया गया वही,
जो आपके पास थी, और इस बॉडी को यहाँ पे रख दिया गया। ये देखिए, अब यहाँ पे देखा क्या गया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, या इसके ऊपर किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और एक के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये कब की कहानी है? ये कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। ये कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये निगेटिवली चार्ज्ड हो गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी निगेटिवली चार्ज, मतलब ये हो गई आपकी धनात्मक, ये हो गई आपका धनावेश इसके ऊपर आ चुका है, धनावेशित हो चुकी है, और ये कैसी हो चुकी है? ऋणावेशित हो चुकी है ना। ये कब की कहानी है? ये कहानी है आफ्टर रविंग की। ये कहानी है आफ्टर रविंग की। आफ्टर रविंग का मतलब रगड़ने के बाद की कहानी, रगड़ने के बाद, है ना। तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? बाई फ्रिक्शन। मतलब हम दो बॉडीज को आपस में रब करके, आपस में रगड़ करके क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर चार्ज डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल बॉडी, एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी, ये बिफोर रबिंग थी, जब दोनों को आपस में रब कर दिया। रब करने के बाद देखा क्या गया कि एक बॉडी जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी कैसी हो गई? निगेटिवली चार्ज हो गई। जबकि कब की कहानी है? आफ्टर रबिंग। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जान लेते हैं इससे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये जो मेथड है आपका, ये जो मेथड है आपको चार्ज करना है, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का ये जो मेथड है, ये ओनली फॉर किसके लिए है? ओनली फॉर इंसुलेटर के लिए है, ओनली फॉर इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर का मतलब क्या है? या केवल अचालक के लिए बोल सकते हैं, अचालक के लिए बोले, चाहे विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर करंट का फ्लो ना होने पाए। ये केवल किसके लिए है? ये जो मेथड आपका है चार्ज करने का, ये केवल किसके लिए है? इंसुलेटर के लिए है। इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर कंडक्टर। ये कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर करंट का फ्लो हो जाए, मतलब चालक के लिए सत्य नहीं है। चालक के लिए वो इसके अंदर मान लो ये जो आपके एक लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड को अगर आप क्या करोगे, आपस में किसी भी चीज से रब करोगे तो वो क्या करेगा? उसके अंदर कोई चार्ज नहीं आने वाला है। मान लो अगर आप लोग चेक करते होगे कि बालों में अगर आप पेन रगड़ते हो, रगड़ने के बाद ये कैसा है? इंसुलेटर है आपका, क्योंकि इस मार्कर के अंदर करंट का फ्लो नहीं हो सकता। आप एक तार लेकर क्या इसके अंदर लगाओ, क्या इसके अंदर करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर एक लोहे की रॉड लेकर के आओ, उसको पकड़ो, उसके अंदर करंट का फ्लो लगाओ, मस्त फील आएगी, बढ़िया, आपको मस्त डांस करोगे आप, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है, जबकि लोहे की जो रॉड है उसके अंदर करंट का फ्लो हो जा रहा है। मतलब वो कैसी है? चालक है, और ये मार्कर कैसा है? अचालक है। तो ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपकी विधि है, ये केवल अचालक के लिए ही वैलिड है, चालक के लिए वैलिड नहीं, कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, इंसुलेटर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये होगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। पहला तो आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस समय ठंडियाँ चल रही थी, तो ठंडियों में आपने देखा होगा जब आप स्वेटर निकालते हो, है ना, तो स्वेटर कभी कभी आपने गौर करा होगा, तो स्वेटर निकालते हो तो चट चट की आवाज़ आती है, आपका स्वेटर में से चट चट की आवाज़ आती है ना। जब आप क्या करते हो, स्वेटर को निकालते हो, तो स्वेटर निकालने से क्या होगा? आपने देखा होगा कि चट चट की आवाज़ दिखती है आपको, है ना, चट चट की आवाज़ निकलती है। तो वहाँ से बोला जाता है कि वहाँ पे करंट डेवलप होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है उस चीज़ को। फ्रिक्शनल का मतलब घर्षण विद्युत की वहाँ पर बन जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप टीवी चलाते हो, कभी भी आप घर पे टीवी चलाओ, तो टीवी में क्या होगा? एक छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को टीवी के पास लेकर के जाओ, देखो वो उससे जाकर के चिपक जाएंगे, है ना। आप टीवी चलाओ घर में जाकर के, है ना,
और उसके बाद क्या करो, स्मॉल पीस ऑफ पेपर ले लो, मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लो और जहां टीवी चल रही है उसके पास लेकर के जाओ। देखोगे आप क्या कि वो कागज के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे बादल जो होते हैं, जब बादल गरजते हैं तो वहां पर क्या बनती है, देखा होगा आपने, बिजली कड़कती है ना, लाइट निकल के आती वहां से। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, वायु फ्रिक्शन, मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि चालन हो रहा है, मतलब चालन नहीं बल्कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग वो बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। स्वेटर क्या हो गया, हमारी बॉडी से चार्ज हो गया, इसलिए जब उसको बाहर निकालते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। टीवी के वो भी चार्ज है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर उसके पास लेकर के जाओ, वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करता है। बादल के साथ बिजली गरजती है ना, बहुत सारे इनके एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर हम लोग इनकी एप्लीकेशन की बात करें कि इनके कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं, कहाँ पे इस मेथड का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इनके कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कौन कौन से, जैसे आपने देखा होगा इंकजेट प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटिंग में इसका यूज करते हैं। इंकजेट प्रिंटिंग का मतलब क्या होगा कि आप जब डेली लाइफ में देखते होंगे भैया, फोटो कॉपी करने जाते होंगे, फोटो कॉपी, तो जो फोटो कॉपी मशीन होती है वो इसी के बिहेव पे काम करती है, फोटो कॉपी मशीन, इंकजेट प्रिंटिंग। आपने देखा होगा कि फोटो कॉपी जिसकी करते हैं उसको अंदर रख देते हैं, बाद में भैया बढ़िया सा बटन ऑन करते हैं और मस्त फोटो कॉपी आपकी बाहर आ जाती है। तो होता ये है, जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है वो क्या करता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर वो इंक से क्या करता है, इंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना, और बाद में इंक उसके ऊपर चिपक जाती है, बाद में बाहर निकल आता है। तो यही कहानी है। और दूसरा आपने देख पा रहे होंगे, एक चीज और देखी होगी आपने, स्प्रे प्रिंटिंग देखी होगी, स्प्रे पेंटिंग, तो गाड़ियों की पेंटिंग होती है, पेंट करते हैं गाड़ियों को, तो स्प्रे पेंट होता है, आपने देखा होगा मशीन गन लेकर घुमाते हैं ऐसे, है ना, तो उसको स्प्रे पेंटिंग में भी इसका यूज करते हैं। जो आपका पेंट होता है वो उस गन से बाहर निकलता है, बाद में जाकर के उस बॉडी के ऊपर चिपक जाता है। तो स्प्रे पेंटिंग में भी इस चीज का यूज करते हैं। तो पहला मेथड आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि बाई फ्रिक्शन, एक बॉडी को हम लोग घर्षण के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। कैसे करना है, दो न्यूट्रल बॉडी लेंगे, ये बिफोर रबिंग है, दोनों का आपस में रब करा, रब करने के बाद देखा क्या गया, एक के ऊपर प्लस चार्ज एक के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। फिर इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका मेथड है वो केवल वैलिड किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। और एग्जांपल आप दे सकते हो, स्वेटर उतारते हो चट चट की आवाज आती है, टीवी के जो टीवी होती है वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और बादल से बिजली बनती है। आपने बादल जब गरजते हैं आपने देखा होगा कि वहां पे बिजली निकलती है। इनके कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, जैसे आपका इंकजेट प्रिंटिंग, फोटोकॉपी मशीन में यूज कर सकते हैं, स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे द्वारा जो पेंटिंग होती है उसके बारे में यूज करते हैं। तो चलिए इस बात को लिखिए, फिर हम लोग सेकंड मेथड पे। तो चार्जिंग का सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन मतलब चालन द्वारा। चालन द्वारा देखो इसको कैसे करना है, मान लो कि आपके पास एक ये स्टैंड है, कोई स्टैंड मान लिया, और इस स्टैंड के ऊपर आपने यहां पर एक स्फीयर को ऐसे फिट कर दिया। ये जो आपका स्टैंड है वो इंसुलेटर है, इंसुलेटेड है मतलब कुचालक है, और यहाँ पर कुचालक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका स्टैंड पर रखा हुआ है मस्त ऐसे। आप क्या करेंगे कि एक कोई भी है ना, कोई भी ऐसी रॉड लेकर के आए, कुछ भी लेकर के आए जो चार्ज्ड हो, चाहे निगेटिवली चार्ज्ड हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक रॉड लेकर के आए, एक ये रॉड है ना, ये रॉड मान के चलो कि ये कांच की है ना, कांच की रॉड है, कांच की छड़ है, कैसी रॉड है, ग्लास रॉड है,
कांच की छड़ है। अब कांच की छड़ मान लिया जाए कि ये निगेटिवली चार्ज थी, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज था। अब आपने क्या करा, उसके बाद इस कांच की छड़ को आपने क्या करा, इसके टच में लेकर के आए। मैंने बोला था कि इसको हम लोग बाई टचिंग भी बोल सकते हैं। टच कराना है आप इस रॉड को, आपको इस रॉड को इससे टच करा दो। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, तो ये निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब बाद में आप क्या करो, ना ये आपका इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब बाद में आप क्या करो, इस रॉड को रिमूव कर लो। आफ्टर रिमूविंग ग्लास रॉड। अब यहाँ पर ग्लास रॉड को आप रिमूव कर दो। रिमूव करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो स्फेयर था, ये जो गोला था, वो क्या हो चुका है, निगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, निगेटिवली चार्ज। इसके ऊपर क्या आ चुका है, ऋणात्मक आवेश आ चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक इंसुलेटेड सिस्टम के ऊपर आपने क्या करा कि यहाँ पर एक न्यूट्रल स्फेयर को रख दिया। न्यूट्रल स्फेयर को, उदासीन गोला ले लिया है, इसके ऊपर रख दिया। फिर क्या करा, आपने एक ग्लास की रॉड लेकर के आए, ग्लास की रॉड को इससे टच कराया। ग्लास की रॉड ली, फिर इससे टच कराया, और टच कराने पर क्या हुआ, टच करा करके उसके बाद हटा लिया गया। टच कराया, उसके बाद यहाँ से आफ्टर रिमूविंग ग्लास रॉड, उसके बाद इसको हटा लिया गया। हटाने के बाद क्या मिला, देखा गया जो गोला था वो पहले कैसा था, न्यूट्रल था, अब कैसा हो चुका है, निगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कंडक्शन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स है वो जान लेते हैं बस। पहला तो ये जो आपका मेथड है ये ओनली फॉर किसके लिए है, ओनली फॉर कंडक्टर है, ओनली फॉर कंडक्टर। ये केवल चालक के लिए ही है, अचालक के लिए नहीं है। ठीक है, चालक के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट इंसुलेटर। ये इंसुलेटर के लिए या अचालक के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, अचालक के लिए वैलिड नहीं है। दूसरी बात क्या होगी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसा चार्ज इस रॉड पे होगा और वैसा ही चार्ज यहाँ पे आएगा। मतलब अगर ये निगेटिव चार्ज होगी रॉड, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होती तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग वो ये बोल सकते हो, the distributed charge on a sphere is same as charge on glass rod। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसा आवेश इस कांच की छड़ पे था वैसा ही आवेश इस गोले के ऊपर आएगा। 2 बातें इसके पॉइंट, तो आप आई होप समझ गए होंगे कि बाई कंडक्शन आपको कैसे करना है। तो बाई कंडक्शन को हम लोग टचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। मैंने क्या करा, एक न्यूट्रल स्फीयर लिया, उसको इंसुलेटेड मतलब अचालक, है ना, अचालक स्टैंड पर उसको क्या करा, रख दिया। और रखने के बाद क्या किया, एक कांच की छड़ जो कि निगेटिवली चार्ज थी इसके पास लेकर के आए, फिर इससे उसको क्या करा, टच करा दिया। और टच कराने पर उस रॉड को रिमूव कर लिया। रिमूव करने पर क्या देखा गया कि इसके जो चार्ज था वो इस स्फीयर के ऊपर ट्रांसफर हो गया था। जैसा चार्ज इसका था वैसा इसके ऊपर आ गया। फिर उसके बाद मैंने 2 पॉइंट बताया आपको। पहला कि ये जो मेथड है केवल कंडक्टर के लिए ही वैलिड है और इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है। और दूसरी बात क्या है आपकी कि जैसा चार्ज इस
इस रॉड पे होगा वैसा ही चार्ज इस स्फीयर के ऊपर आएगा। अगर मान के चलो ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो वहां पे कैसा आता, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाता। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। तीसरा क्या होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन, मतलब प्रेरण द्वारा। चार्जिंग बाई इंडक्शन, तो इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे, मतलब क्या है इस बात का, चलिए देखते हैं। मान लो कि ये आपके पास एक कोई स्फीयर है और इसको मैंने रख दिया किसी अचालक पदार्थ के स्टैंड पर, है ना। मान लो इंसुलेटेड है, कोई इंसुलेटेड स्टेट है ना, स्टैंड के ऊपर उसको रख दिया और ये कैसा है, अभी न्यूट्रल है, ठीक है। ये कैसा है, अभी जो आपका ये स्टैंड है वो कैसा है, न्यूट्रल है। आपने फिर क्या करो, मैंने शुरुआत में बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनटचिंग प्रोसेस, अनटचिंग। तो अनटचिंग करना है, मान लो फिर क्या करा आपने, ठीक है। देखो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का बॉडी का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, है ना। मतलब जितने धनायन होते हैं उतने ही ऋणायन, तभी हम लोग बोलते हैं वो चीज न्यूट्रल है। अब क्या करा कि आपने एक रॉड ले ली जो कैसी थी, मान लिया पॉजिटिवली चार्ज, कुछ भी ले सकते हो, निगेटिवली भी ले सकते हो। ये आपने एक रॉड ले ली और ये रॉड कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज्ड थी, है ना, धनात्मक अवस्था इसी के ऊपर। फिर क्या करा, इसके पास लेकर गए, अभी इससे केवल क्या करा है, टच नहीं करा है, केवल दूर से इसको दिखाएंगे, यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है और यहाँ से इसको ऐसे दिखाएंगे बस, है ना। तो इस न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो इस गोले के अंदर जो निगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इधर तरफ आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इधर तरफ डेवलप हो गए। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज इधर क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप क्या करो, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, है ना, और यहाँ पर आपने क्या करा है, ये एक रॉड बढ़िया सी थी आपके पास, फिर ये स्टैंड पर रखा हुआ था बस। फिर क्या करेंगे, ये जो आपका है ना, ये जो आपका गोला है, इसको आप कनेक्ट कर दो, कहाँ से, अर्थिंग दे दो इसको क्या करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, इसको ऐसा करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो। और अर्थ से कनेक्ट करने पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। कहा जाता है कि जो आपकी अर्थ है वो बहुत बड़ा चार्ज रखती है, उसके अर्थ के अंदर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। वो अर्थ क्या करता है, अपने आप को सेट कर लेता है, जैसा ऊपर वाले को देखता है, यहाँ पॉजिटिव था तो अपने आप अर्थ कैसा होगा, निगेटिव बन गया होगा, इसको अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही आपने इसको अर्थ से कनेक्ट करा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। और क्या हुआ कि यहाँ पर और क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ, है ना, सम निगेटिव चार्ज कम्स आउट फ्रॉम अर्थ, है ना। पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया और कुछ नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, अर्थ से इस गोले के ऊपर आ गया। देखो पहले यहाँ पर इतना चार्ज था, बाद में कितना हो गया, ये पूरी तरीके से अब क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, जो छड़ आपकी है प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर आप क्या करेंगे,
इस रॉड को आप रिमूव कर देंगे, रिमूविंग रॉड, है ना, रॉड को आप रिमूव कर देंगे और रिमूव करने पर आपने क्या देखा कि इस गोल ये जो आपका स्फेयर था वो कैसा हो चुका है, निगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है। अब इसके ऊपर पूरी तरीके से क्या आ चुका है, ऋणात्मक आवेश आ चुका है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने कैसे करा, देखो फिर से देखो आप, इसको बोलते हैं अनटचिंग प्रोसेस। एक न्यूट्रल क्या लिया, एक न्यूट्रल आपने स्फेयर लिया, न्यूट्रल स्फेयर किसके ऊपर रखा है, एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। आप फिर क्या करोगे कि यहाँ पर एक रॉड लेकर के आओ, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी हो। तो मैंने मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया, इसके पास में टच नहीं कराना है, अनटचिंग है, इसके पास लेकर के आओगे, कैसे क्या होगा, ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज होंगे वो इधर की तरफ बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपल करेंगे, मतलब वो इनसे दूर रहेंगे। फिर क्या करेंगे, अब इस स्फेयर को आप अर्थिंग से जोड़ दो। जैसे ही आप अर्थिंग से जोड़ोगे, जोड़ने पर क्या होगा, इनके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और कुछ निगेटिव चार्ज जो होगा वो अर्थ से इस गोले के ऊपर आ जाएगा। फिर क्या करोगे, जो आपने छड़ लगाई थी पॉजिटिव वाली, इसको आप रिमूव कर लो, हटा लो। हटाने के बाद देखा क्या गया कि इस गोले के ऊपर पूरी तरीके से मस्त चार्ज आ चुका था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडक्शन के थ्रू हम लोग किस तरीके से इसको चार्ज कर सकते हैं। ना, सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंडक्शन, मतलब चालन से संबंधित कुछ प्रश्न, है ना, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग इनके प्रोसेस जान लो कि कहा यह जाता है कि कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आप इनको देखेंगे, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडीज हैं, मान लो कोई दो बॉडीज हैं ऐसे, है ना, कोई दो बॉडीज हैं, तो अगर इन दोनों को आपस में रब करेंगे, है ना, ये कैसी कहानी है, बिफोर रबिंग की कहानी है, ये पहले की कहानी है ना। यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर मान लिया Q चार्ज है और इसके ऊपर भी मान लिया Q चार्ज है, या मान लिया इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों को रब करने के बाद इसके ऊपर मान लिया कुछ नया चार्ज आ चुका है Q1 डैश, और यहाँ पे आ चुका है Q2 डैश। ये किसकी कहानी है, आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद आपको ऐसा मिला। मान लो चार्ज दोनों का अलग अलग हो गए। अब कहा यह जाता है कि जनरली इनके ऊपर जो चार्ज आया है, इनके ऊपर जो चार्ज आया है Q1/Q2 का जो रेशियो आया है वो क्या होता है, जो Q1 और Q2 का जो रेशियो होता है वो उनकी धारिता का मतलब उनकी वॉल्यूम के, मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि V1/V2 के। मतलब क्या होगा, आप सिंपल भाषा में समझो कि अगर मान लो आपके पास छोटा स्फेयर है तो उसके अंदर जो कुछ भी अगर आप भरोगे तो कम आएगा, अगर उसका साइज बढ़ जाएगा तो उसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा आएगी। तो उसी तरीके चार्ज है, अगर छोटा सा गोला है तो चार्ज कम आएगा और बड़ा सा गोला होगा तो चार्ज ज़्यादा भर सकते हैं। तो वही है कि जो Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा वो उनके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होगा। या बोल सकते हो अगर इफ, है ना, इफ कंडक्टर इज स्फेयर, अगर जो आपका चालक है वो क्या है, गोला है,
अगर जो आपका चालक है वो अगर गोला है तो हम लोग बोलते हैं जो Q1 और Q2 का जो रेशियो होता है, Q1 और Q2 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसकी जो रेडियस होती है उसके रेशियो के बराबर होता है ना, उसकी जो रेडियस होती है उसके रेशियो के बराबर होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो आप दो फार्मूले यहाँ पे आप नोट कर लेंगे साइड में, है ना। आप अगर Q1 और Q2 की वैल्यू निकालना चाहें तो एक जो फार्मूला है वो आप यहाँ से नोट कर लेंगे। क्या है कि Q1 डैश कितना इसके ऊपर चार्ज आया, रगड़ने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज आया वो चीज़ देखेंगे। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बाई R1 प्लस R2 और इनटू में Q1 प्लस Q2, ये है Q1 डैश की वैल्यू। अगर आपको Q2 डैश निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ R2 कर लो और पूरी चीज़ वही R1 प्लस R2 और इनटू में Q1 प्लस Q2, है ना। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि मान लो ये जो दोनों स्फेयर हैं, ये जो दोनों स्फेयर हैं, ये मान लो इसकी रेडियस R1 थी, इसकी रेडियस R2 थी। अगर मान लिया दोनों स्फेयर जो हैं उनकी सेम रेडियस है, सेम रेडियस का मतलब क्या है, अगर R1 की वैल्यू R2 के बराबर है, इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर दोनों क्या है, दोनों की रेडियस अगर सेम आती है तो हम लोग ये बोल सीधे आंसर आप निकाल सकते हो, Q1 डैश बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q2 डैश ये भी यही हो जाएगा, Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2, है ना। तो ये आपको दो फार्मूले केवल ध्यान रखने हैं, इधर वाले पार्ट के जो फार्मूले हैं वो आपको केवल ध्यान रखना है। एक बात समझ लीजिए, मैंने क्या बताया कि अगर दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज के रगड़ने के बाद आपस में आपसे पूछा गया कि इसके ऊपर कितना चार्ज और इसके ऊपर कितना चार्ज, तो हम लोग ये बोलते हैं जो चार्ज होता है वो उसके वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होता है या वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल भाषा में समझे कि अगर छोटा सा गोला है तो उसके अंदर कम चार्ज बैठ सकता है, बड़ा सा स्फेयर है तो उसके अंदर ज़्यादा चार्ज बैठ सकता है। तो हम बोल सकते हैं Q1 और Q2 का जो रेशियो होता है उनके वॉल्यूम के बराबर होता है, उनका वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। अगर मान लो यदि, है ना, इफ कंडक्टर इज स्फेयर, अगर जो गोला आपके पास है वो कैसा है, चालक है, चालक गोला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे Q1 बाई Q2। और गोला की बात हो रही है तो गोला का मतलब उसकी त्रिज्या हो जाएगी R1 और R2, तो उसके रेडियस के अनुपात के बराबर होगा, मतलब Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा उनके त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा। इनके यहाँ पे आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, Q1 डैश बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। Q2 डैश निकालना है तो यहाँ पर R1 की जगह पे R2 कर लो, यहाँ Q2 है तो यहाँ R2, यहाँ Q1 है यहाँ R1, बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। इफ R1 बराबर R2 दोनों अगर सेम आ चुके हैं, मान लो ये गोला और ये गोला, दोनों स्फेयर के रेडियस जो है अगर वो सेम होती है तो हम लोग बोलते हैं Q1 डैश की वैल्यू सीधे निकाल सकते हो Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q2 डैश भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, अभी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको जनरली नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलने वाली हैं, है ना। जब आप अच्छे से इसको पढ़िए, है ना, इससे आपका IIT में और नीट वगैरह के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फंस के निकल के आता है और कभी कभी इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ जाता है। तो नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्या, देखो मैंने मान लिया कि ये कोई स्फेयर है और इसकी रेडियस मान लिया 5 सेंटीमीटर, और एक कोई दूसरा स्फेयर है, इसकी भी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और मान लो कि यहाँ के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है क्यों है। तो आपसे क्वेश्चन बोला गया क्या कि आफ्टर रबिंग, है ना, आफ्टर रबिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू चार्ज ऑन बोथ स्फेयर
कि मतलब रगड़ने के बाद क्या करना है आपको, दोनों गोले पर आवेश निकालना है। दोनों गोले पर नया आवेश कितना डेवलप हो जाएगा उस चीज को यहाँ पे निकालना है। रगड़ तो दोनों को आपस में, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, आपको पता है भैया, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दोनों की रेडियस सेम होती हैं, अगर R1 और R2 की वैल्यू सेम होती हैं तो सीधे मान लो कि यहाँ पर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं Q1 डैश बराबर इसके ऊपर, मान लो रगड़ने के बाद, है ना, इनको आपस में रब कर दिया और रब करने के बाद क्या हुआ, रेडियस तो चेंज नहीं होगा रगड़ने में, ये तो 5 ही 5 रहेगा, है ना। इसके ऊपर मान लो अब की बार जो चार्ज डेवलप हो गया वो Q1 हो गया और इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया वो Q2 हो गया, है ना, या Q1 डैश मान लो, इसको Q2 डैश मान लो। ये कभी कहानी है आफ्टर रबिंग की, आपस में रब कर दिया, रब करने के बाद कितना चार्ज आएगा वो आपको बताना। तो Q1 डैश की वैल्यू सीधे निकाल सकते हो, दोनों का रेडियस सेम है तो आंसर बढ़िया मस्त आने वाला है, सीधे आपको आंसर लगा देना है Q1 प्लस Q2 बाई 2, और Q2 डैश की वैल्यू भी कितनी होती है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ पर अगर Q1 डैश की वैल्यू निकालें, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q प्लस Q2 की वैल्यू भी Q बाई 2, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो Q2 डैश बराबर Q प्लस Q बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2Q बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर भी 2Q बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आंसर आपका सेम रहने वाला है। तो एक बात यहाँ से आपको और पता चल चुकी है कि अगर दोनों स्फेयर पर चार्ज सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, अभी भी दोनों के ऊपर Q और Q चार्ज डेवलप रहेगा। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक, चलिए। है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मान लो एक ये है, ये 5 सेंटीमीटर, और अब की बार इसके ऊपर मान लिया 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, और एक दूसरा है ये भी 5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर मान लिया अब की बार 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। अब की बार दोनों डिफरेंट है और वही प्रोसेस है आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद क्या हुआ है कि Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप कर सकते हो आसानी के साथ में। अब सीधे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2, मतलब 2 प्लस 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा Q1 बराबर 6 बाई 2, मतलब ये हो गया 3। तो आपकी बार रगड़ने के बाद क्या हुआ कि पहले वाले गोले पर 3 माइक्रोकुलाम चार्ज और दूसरे वाले पे कितना आ जाएगा, Q2 डैश बराबर 2 प्लस 4 बाई 2, तो Q2 डैश बराबर हो जाएगा 6 बाई 2, 6 बाई 2 का मतलब कितना आ गया, इसके ऊपर भी आपका कितना आ जाएगा 3 माइक्रोकुलाम चार्ज। मतलब रगड़ने के बाद इस वाले गोले के ऊपर 5 सेंटीमीटर इसका स्फेयर और ये भी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो रगड़ने के बाद क्या हो गया, इसके ऊपर 3 माइक्रोकुलाम चार्ज और इसके ऊपर भी 3 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, आप लगा सकते हो इजली इसको। चलिए नोट करिए फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। यह स्फेयर है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और इसकी मान लो 15 सेंटीमीटर और इसके ऊपर मान लो 20 माइक्रोकुलाम का चार्ज और इसको मान लो 80 माइक्रोकुलाम का चार्ज, ठीक है। अब बोला गया वही कहानी है क्या, आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद दोनों गोले पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो आपको निकालना है यहाँ से। तो रगड़ दो भैया ना। रगड़ने के बाद क्या हुआ, आपको मैंने बोला था कि
अगर चार्ज दोनों पर डिफरेंट है, दोनों के रेडियस भी डिफरेंट है, दोनों का चार्ज डिफरेंट है, देखो अगर ये रेडियस तो वही रहेगी रगड़ने के बाद भी, ये तो 15 सेंटीमीटर, ये कब है आफ्टर रबिंग। इसके ऊपर कुछ चार्ज आ चुका होगा, कितना आया है, कितना आया है वो आप निकाल सकते हो। मान लिया इसके ऊपर आ गया Q1 डैश और इसके ऊपर आ गया Q2 डैश, यही आपको निकालना है। कैसे करोगे, तो मैंने फार्मूला बताया था, अगर दोनों का ये डिफरेंट होता है तो हम लोग बोले थे R1 अपॉन R1 प्लस R2 और इनटू में Q1 प्लस Q2। चलो तो ये हो जाएगा Q1 डैश बराबर R1 की वैल्यू आपकी 5 है, हाँ दिख रही है। R1 प्लस R2 मतलब 5 प्लस 15 नीचे कितना हो जाएगा 20। R1 प्लस R2 का मतलब 20 और इनटू में कितना Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 का मतलब Q1 की वैल्यू 20, Q2 की वैल्यू 80, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, मतलब रगड़ने के बाद पहले वाले गोले पर 25 माइक्रोकुलाम का चार्ज। ठीक है, दूसरे पे देखोगे आप तो Q2 डैश बराबर, यहाँ R1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इनटू में Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से हो जाएगा Q2 डैश बराबर R2 की वैल्यू आपको कितनी है 15, नीचे कितना है R1 प्लस R2 मतलब 5 प्लस 15 मतलब 20 हो गया, इंटू Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू 20, Q2 की वैल्यू 80 मतलब 100, 80 20 100, 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा Q2 डैश बराबर 15 पचे 75 माइक्रोकुलाम। देखो रगड़ने के बाद क्या हुआ, इस गोले पर 75 माइक्रोकुलाम चार्ज आ चुका है और इस पर कितना आ चुका है 25 माइक्रोकुलाम चार्ज, है ना। ओवरऑल 100 ही है, यहाँ 25 75 100 20 80 100 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे, पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि छोटा गोला है तो चार्ज कम आया और बड़ा गोला तो चार्ज ज़्यादा आया, है ना, उसकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नोट करिए फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपको हम घर के लिए, है ना, और उसको आप बनाना। और इस क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर कितना होगा। चलिए तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और दो हैं। मान लो इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 और मैंने आपको दिया है कि दोनों का जो रेशियो है R2 बाई R1 रेशियो R2 जो दिया है वो 1:2 है मान के चलो, और इसके ऊपर मैंने बोल दिया 25 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और इसके ऊपर मान लिया मैंने 35 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। और आपको वही बताना है कि रगड़ने के बाद आफ्टर रबिंग रगड़ने के बाद क्या हुआ है कि दोनों के ऊपर कितना नया चार्ज डेवलप हुआ है। इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। चलिए नोट हो गया, ठीक। चलिए अब ये आपकी कहानी खत्म हो गई कि चार्जिंग की 3 तरीके मैंने आपको बता दिया, उससे कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड। चलिए, है ना, अब हम लोग बात करते हैं एक नया टॉपिक की, किसकी, चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश घनत्व। इसके हमको क्या, आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हमको कहाँ पे चार्ज रखना है, सरफेस पर रखना है कि उसके बल्क में रखना है कि उसके एरिया पर रखना है ना। तो ये चार्ज डेंसिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है ना, पहला आपका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब रेखीय, है ना, रेखीय आवेश घनत्व। और दूसरा आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन आवेश घनत्व, है ना। तो ये तीन तरीके के होते हैं, इनको हमें पढ़ना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं हम लोग। पहला नंबर 1 पे क्या मैंने बोला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है। ये मान लिया आपकी एक रॉड है कोई, है ना, लंबाई इसकी L है, इसकी लेंथ L हो गई। अब ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर ऐसे, इस रॉड के ऊपर क्या करना है आपको, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चार्ज का वितरण करना है। अगर मान लो इसके ऊपर आपने चार्ज ऐसे 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 बिखेर दिया, है ना, क्यों चार्ज इसके ऊपर ऐसे आपने बिखेर दिया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं लेमडा से। लेमडा इज इक्वल टू मतलब लेंथ के ऊपर, ये जो लंबाई है, ये जो आपके रॉड की लंबाई है, इस रॉड के ऊपर, इसकी लंबाई पर आपने कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा है ना। तो लंबाई के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, लंबाई के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। एकांक आयतन या बोल सकते हैं एकांक लंबाई पर, है ना, एकांक लंबाई पर अगर चार्ज का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देखो, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम पर मीटर। अगर यहां से आपसे वही बोले, मान लो यही आपकी जो रॉड थी इस तरीके से, अब आपसे पूछा गया है इसकी लेंथ L है ना, तो आपसे पूछ दिया गया कि इस रॉड के ऊपर हम कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना, कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मान लो एक छोटी सी डिस्टेंस काट लो यहाँ पे dx, है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके बटे अगर आप 1 कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आप लिख सकते हो dq, या dq बराबर लेमडा इंटू L, L की जगह पर आप यहाँ पे क्या कर लोगे, dx, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हो। अभी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे, वो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इस रॉड के ऊपर कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है dx, देखो आपने छोटा सा कट पॉइंट यहाँ पे काटा, छोटा सा, फिर यहाँ पे काटा, फिर छोटा सा यहाँ पे काटा, फिर छोटा सा यहाँ पे काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर क्या करा है, सारे dx हैं, सब dx, ये भी dx, ये भी dx। dx का मतलब छोटी सी दूरी काटना है, अल्पांश, है ना, छोटी दूरी काट लेना है, तो dx 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 जो चले जाओ, पूरी रॉड बन जाएगी आपकी। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे चीज़ों को आपस में जोड़ करके बड़ा बनाना, है ना। दोनों साइड में आपके क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, मतलब q1 इधर आ जाएगा, लेमडा इंटू L, L की जगह पर क्या यूज करना है, dx, लेमडा इंटू dx, यहाँ पे dq, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा गया, लंबाई के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा गया, वही क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर। अगर चार्ज निकालना है तो समाकलन या इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा इंटू dx। नोट करो, आगे देखते हैं। चलिए अगला, दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा आपका क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको डिनोट करते हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई को, देखो लिखा हुआ है सरफेस, मतलब उसके एरिया पर, है ना।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट एरिया। मान लो ये कोई गोला है आपके ऊपर, तो इसके सरफेस पर, इसके सरफेस के ऊपर आपने मान लिया क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। अगर इसकी यूनिट की बात करें, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट कूलाम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। वही कहानी है, अगर यहाँ से आपको डी क्यू निकालना है, चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू बराबर इसके बटे 1 कर लो, ये इधर लेमडा इंटू डी, और यहाँ पर ए है तो एरिया यहाँ पर डी ए कर लो, बस ये देखो हो गया। ठीक है, चलिए ये नोट हो गया होगा। अगला देखते हैं, अगली बात करते हैं। अगला आपका क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब यहाँ वैल्यू आया है तो वॉल्यूम के ऊपर चार्ज, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर चार्ज। तो यहाँ पर इसकी यूनिट बोलो, इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। ये सब फार्मूले आगे यूज होंगे, अभी जाकर के डेरिवेशन में हम लोग इनका यूज करेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर यहाँ पे आपको चार्ज निकालना है तो कितना हो जाएगा, डी क्यू बराबर ये इधर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिग्मा, है ना, रो इंटू डी वी, बस ये देखो आपका ये हो गया, है ना। तो मैंने आपको 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी बताई। एक आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्यू बाई एल, ठीक है, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। फिर उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। फिर उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्यू बाई वी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 चार्ज डेंसिटी होती हैं। चलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। गया है एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं यहां से। बोला गया ये कोई रॉड है ना, जिसका एक सिरा जो है, इसका एक जो हेड है वो कहाँ है, मूल बिंदु पे है, मतलब ओरिजिन पे है। ये कहाँ है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन 0,0 होता है, और दूसरा सिरा जो है वो L,0 पे है, दूसरा यहाँ पे है L,0। एक रॉड है इस तरीके से, एक रॉड को ऐसे रखा गया है कि एक 0,0 पे हो और दूसरा किसमें हो, L,0 पे हो, ठीक है। तो और बोला गया है कि इसका जो लेमडा है, लेमडा का मतलब क्या होता है, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर लेमडा नॉट इंटू एक्स दी गई है आपको। तो बोला गया है फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द रॉड ना, इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। तो मैंने चार्ज निकालने का तरीका बताया था अभी कि डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन लेमडा इंटू डी एक्स, याद है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिमिट आप अप्लाई करोगे वो क्या अप्लाई करोगे, पहले तो आपकी 0 थी, 0 से कहाँ तक जाना है, L तक, 0 से L तक, ठीक है, 0 से L तक यहाँ पे लिमिट लगानी है। डी क्यू देखो, जब भी समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर डी हट जाएगा, केवल कितना बचेगा, क्यू बराबर लेमडा। लेमडा की वैल्यू आपको गिवन है 0 to L, लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा नॉट इंटू एक्स, और इंटू में क्या हो गया, साथ में डी एक्स। लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट इंटू एक्स और साथ में डी एक्स। लेमडा नॉट जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल दो, लेमडा नॉट, यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक्स। देखो इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी पावर कितनी है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है पावर में एक जुड़ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x, पावर में एक ऐड कर लो, 1 में 1 ऐड करोगे 2 आ जाएगा, और जो पावर में होता है वही नीचे आ जाता है। लिमिट कितनी हो गई इसकी, 0, और यहाँ अपर लिमिट कितनी हो गई, L। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू लेमडा नॉट
पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब क्या है, पहले x की जगह पे l रखना है, फिर x की जगह पे 0 रखना है। फिर पहले देखो x की जगह पे l रखो तो l स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब कितना हो जाएगा, x की जगह पर 0 रखेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो q बराबर हो जाएगा लेमडा नॉट इंटू l स्क्वायर बटे, यह आपका चार्ज हो जाएगा। देखो मैंने क्या करा है कि एक रॉड थी, एक रॉड का एक कॉर्नर जो था वो ओरिजिन पे था, दूसरा कॉर्नर था l,0 पे, और इसका जो लेमडा गिवन था, लेमडा नॉट इंटू एक्स गिवन था, बोला गया था इस रॉड के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, डी क्यू बराबर लिमिट लगा दी। यहाँ पे लिमिट कितनी हो गई, पहले 0 पे था और दूसरा सीधा कहाँ पे, l पे, तो 0 से l, लेमडा इंटू डी एक्स फार्मूला ही होता है, क्यू बराबर 0 to l, लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू में डी एक्स, और यहाँ करेंगे लेमडा नॉट, इसके पावर में जुड़ता है 1 + 1/2 लेमडा नॉट, कैलकुलेशन करके क्यों की वैल्यू ये आ जाएगी। नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, एक मान लिया कि इसके 2 सेंटीमीटर रेडियस और इसकी मान लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस, इसके ऊपर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज। तो आपसे बोला गया है कि इनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताइए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बतानी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है भैया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी, रो 1 और यहाँ रो 2, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा, मतलब फाइंड क्या करना है, रो 1 बाई रो 2। चलो निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे, आपको पता है फार्मूला, रो की वैल्यू आपको निकालने का फार्मूला पता है कि रो बराबर क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर चार्ज। तो रो 1 निकालना है, तो रो 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यों, आयतन, गोले का आयतन कितना होता है भैया, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। ये तो इसका हो गया, और इसका निकालना है तो रो 2 बराबर ये भी कितना हो जाएगा, क्यू बाई यहाँ r1³, क्यू बाई कितना हो जाएगा 4/3 πr²। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। हमें निकालना है रो 1 बाई रो 2, तो रो 1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है पूरी, तो यहाँ रख दो, क्यू अपॉन 4/3 πr⁴, और इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 4/3 πr²। क्यू से क्यू मर गया, 4/3 से ये मर गया, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो रो 1 बाई रो 2 बराबर कितना हो जाएगा, r2 ऊपर, r2³ नीचे, r1³, बस आंसर आ गया, r2³ r2 की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब, r1 की वैल्यू कितनी है 2 का क्यूब, तो आपका आंसर आ जाएगा रो 1 बाई रो 2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो आपको बताना था, वो आपके सामने है। चलिए नोट करिए जल्दी से, एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो भी आप जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद कहानी को, लेक्चर को खत्म करते हैं। लास्ट आपका टॉपिक क्या बचा हुआ है, मैंने बताया था आपको, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, है ना, कि आवेश में, और यहां एक तरफ लिखो आप चार्ज मतलब आवेश, और एक तरफ क्या लिखेंगे, मास मतलब द्रव्यमान। चलिए पहली बात, अब आपकी जो चार्ज है ना, पहली बात क्या करेंगे, जो चार्ज है ये कैसी क्वांटिटी है, चार्ज जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां, आपने 11th में पढ़ा होगा,
जब दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ये एक व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव क्वांटिटी है, जबकि ये कैसी क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब कैसी राशि है, मूल राशि है। मूल राशियां 7 होती हैं, आपको पता है ना। दूसरी, पहली तो आपकी हो गई ड्राइव क्वांटिटी, और ये कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी बात, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। चार्ज जो होता है, जो आवेश होता है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। जबकि जो आपका मास है, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। जब आप आइंस्टीन साहब की रिलेटिविटी वाली थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको एक फार्मूला मिलेगा, m बराबर m0 बटे 1/1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m इज इक्वल टू m0। यहाँ पर m0 क्या है, m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ बॉडी। जैसे मान लो कि हमारा वेट 60 kg है, मान लो हमारा वेट 60 kg है, तो वो हमारा कौन सा वेट होगा, रेस्ट मास। हम एक जगह बैठे हुए हैं तो हमारा मास कितना है, 60 kg है। अब हम लोग चलने लगे तो क्या होता है, कोई भी बॉडी जब चलती है, जब स्पीड बनाती है, तो स्पीड बनाने पर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, मास, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, मास बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी बढ़ने से भी मास बढ़ता है, तो पहली बार सुन लिया है ना। वेलोसिटी बढ़ने पर मास बढ़ता है, इसको बात को हम अच्छे समझेंगे कहाँ, रिलेटिविटी की थ्योरी में। खैर यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि मास बढ़ता है आपका, लेकिन इतना कम बढ़ता है कि वो आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं कि मास जो होता है डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, माइनॉरिटी लेवल पर देखा जाए, तो ये डिपेंड करता है क्या, उनसे फार्मूले से, m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, है ना। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगली बात हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज जो होता है, जो आवेश होता है, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब संरक्षित रहता है, कभी बदलता नहीं है। और ये भी कहते हैं कि मास भी क्या होता है, मास जो होता है वो कंजर्व नहीं रहता। मास जो होता है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, बाई आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जो मास आपका जो द्रव्यमान होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, कंजर्व नहीं रहता, है ना। वो क्या होता है, वो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर चार की अगर बात करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटीकरण जो है वो संभव है, पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि चार्ज का ट्रांसफर या तो 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, आपको याद होगा, है ना, Q इज इक्वल टू NE। और चौथी बात क्या इसमें लिख सकते हो कि मास जो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास, क्वांटाइजेशन ऑफ मास पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल है ना, हो सकता है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि ये वेल डिफाइन नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो अभी बोलते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ जो मास है, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला जाता है अभी तक, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने बोल दिया चार्ज और मास में रिलेशन या तुलना कैसे कर सकते हैं कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी है और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि मास जो होता है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसके अकॉर्डिंग, m इज इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है। ये रेस्ट मास होता है, मतलब आप बैठे हुए हो तो आपका मास कुछ होगा, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है, बदलता नहीं। मास जो होता है वो अपने आप को चेंज कर सकता है, कहाँ पे, एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकता है। अगली बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
आवेश का क्वांटीकरण संभव है, Q इज इक्वल टू एनी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी तक पॉसिबल नहीं है। कभी कभी बोल देते हैं कि पॉसिबल है, क्योंकि ये अभी तक वेल डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए बोला जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में आपने देखा कि भैया एक जो बॉडी होती है उसको कितनी तरीके से चार्ज कर सकते हैं, उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में। 3 टाइप्स की पढ़ी आपने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। उसके 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करें और उसके बाद चार्ज में और मास में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, उनको यहाँ पे देखा गया। तो आई होप आपको आज की बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।